वो दी हुई हैं। आप देख सकते हैं वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू जो है वो दी हुई है 1, इसी तरह एयर के लिए 1.0006 ली हुई है। इस तरह ग्लास की वैल्यूज़ 4.8 से लेके 10 तक, माइका की वैल्यू 3 से लेके 7.5, रबड़ की वैल्यू 2.94। ये सारी वैल्यूज़ जो टेबल में दी हुई हैं ये सारी वैल्यूज़ रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब है कि अगर जैसे टेबल में लिखा है या अगर कहा जाए कि परमिटिविटी ऑफ रबड़ जो है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ रबड़ जो है वो 3 है, फ़र्ज़ करें कि रबड़ का रिलेटिव परमिटिविटी 3 है, तो इसको मैं ये समझूंगा कि जो रबड़ की परमिटिविटी है दैट इज़ एक्चुअली 3 टाइम्स द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। या दूसरे लफ्ज़ों में जो रबड़ का अफेक्ट है, दो चार्जेस के दरमियान अगर रबड़ आ जाता है मीडियम, तो इसका मतलब रबड़ की वजह से जो उन चार्जेस के दरमियान फोर्स पे इफेक्ट होगा दैट विल बी 3 टाइम्स द इफेक्ट ऑफ फ्री स्पेस, राइट। उम्मीद है आप इस पॉइंट को समझ गए हैं। तो हम ये लिख सकते हैं, अब इसको हम इस तरह समराइज़ मैं करता हूँ अपनी बात को, कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज़ एक्चुअली इक्वल टू एप्सिलॉन आर। Permittivity of medium is equal to epsilon r, which is relative permittivity, times epsilon naught, which is permittivity of free space। ठीक है, ये यहाँ से आप देख सकते हैं, दिस इज permittivity of medium equals relative permittivity times permittivity of free space। अब कूलम्स लॉ में, कूलम्स लॉ की ये जो फॉर्म मैंने लिखी थी, इस फॉर्म में ये जो एप्सिलॉन m है इसकी जगह हम एप्सिलॉन r टाइम्स एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं। तो ये हमारे पास कूलम्स लॉ की वो फॉर्म आ जाएगी जिसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स दो चार्जेस के दरमियान जब उनके दरमियान मीडियम मौजूद होगा। नाउ कूलम्स लॉ बिकम्स, नाउ कूलम्स लॉ बिकम्स एफ ई प्राइम इक्वल्स 1/4 पाई। अब ये जो एप्सिलॉन m था इसकी जगह मैं लिख लूँगा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन r q1 q2 ओवर r स्क्वायर। दिस इज कूलम्स लॉज अनदर फॉर्म व्हेन देयर इज़ अ मीडियम। अब यहाँ पे मैं कह देता हूँ व्हेन देयर इज़ अ मीडियम बिटवीन पॉइंट चार्जेस। ऑलराइट, उम्मीद है आप इसको यहाँ तक अंडरस्टैंड कर गए हैं। तो दो फॉर्म्स अब हमारे पास बन गई हैं कूलम्स लॉ की। एक वो फॉर्म जिसमें फ्री स्पेस है, उसमें सिर्फ एप्सिलॉन नॉट आएगा, एप्सिलॉन आर नहीं आएगा, और दूसरी ये फॉर्म जिसमें दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम आएगा। तो उस मीडियम की वजह से कूलम्स लॉ की जो नई फॉर्म है वो हमारे पास ये वाली बन जाएगी। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। आगे चलते हैं। अब एक छोटा सा कंपैरिजन बनाते हैं हम कि जिसमें वो फोर्स जो मीडियम के आने की वजह से और मीडियम के बगैर, उन दोनों फोर्सेस का एक कंपैरिजन बनाते हैं। आप इसको कूलम्स लॉ का फोर्थ पॉइंट समझ लें, फोर्थ पॉइंट बना लें। अब इसमें हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं जी कंपैरिजन ऑफ फोर्सेस। कंपैरिजन ऑफ फोर्सेस में ये है कि हमारे पास कूलम्स लॉ की जो फॉर्म है एफ ई प्राइम वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर q1 q2 ओवर r स्क्वायर। इस मैथमेटिकल फॉर्म में अगर मैं 1/एप्सिलॉन r को बाहर लिखूं तो मेरे पास यहाँ पर हमारे पास बच जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 ओवर r स्क्वायर। अब यहाँ अगर आप देखें तो ये वो जो पार्ट है इस मैथमेटिकल फॉर्म का, ये जो पार्ट है ये एफ ई है, मींस कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन द मीडियम इज़ फ्री स्पेस। तो ये आ जाएगा 1/एप्सिलॉन r और इसको हम लिख लेते हैं एफ ई, इलेक्ट्रिक फोर्स। और अगर इस एफ ई को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इसकी जो फॉर्म है वो ये बनेगी, दैट इज़ एफ ई प्राइम इक्वल्स एफ ई ओवर एप्सिलॉन आर। ये हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्म बनी और ये हमारे लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हम जो है वो एप्सिलॉन आर के इफ़ेक्ट को देख सकते हैं कि कितना अफेक्ट करती है एप्सिलॉन आर की वैल्यू
जो है वो फोर्सेस के दरमियान है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर जो है दैट इज़ रिलेटिव परमिटिविटी, और रिलेटिव परमिटिविटी हर मीडियम की एक वैल्यू होती है। उसको अब हम यहाँ पे लिखकर आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने देखा, अगर मैं दो एग्जांपल्स दूँ आपको, जो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास है दैट इज़ 5 अगर मैं लूँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो अगर ग्लास आ जाता है तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू हो जाएगी 5 इस इक्वेशन के मुताबिक। एफ ई प्राइम इक्वल्स एफ ई ओवर 5। एफ ई क्या है? ये इलेक्ट्रिक फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान। जब उनके दरमियान मीडियम फ्री स्पेस है तो उनके दरमियान जो फोर्स कैलकुलेट करेंगे वो एफ ई होगी। फिर इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स फाइंड करेंगे जब इनके दरमियान मीडियम ग्लास होगा, तो उस टाइम जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्लास के रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू के मुताबिक कम हो जाएगी। अगर आप गौर से देखें तो इस इक्वेशन का जो रिलेशन बनता है एफ ई प्राइम का वो 5 से इन्वर्स है। इसका मतलब ये है कि ग्लास के आ जाने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी इन दोनों चार्जेस के दरमियान वो 5 टाइम्स कम हो जाएगी। इसको हम एक एमसीक्यू की फॉर्म में भी याद रखना है। जितना एप्सिलॉन आर किसी मीडियम का दिया हो उसके मीडियम के आ जाने की वजह से दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगी वो उतने टाइम्स ही कम होगी। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको इसमें, रबर की ले लेते हैं एग्जांपल। रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो रबर का जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो 2.94 है। चलें इसको समझने के लिए राउंड ऑफ 3 कर लेता हूँ मैं। तो अगर दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान रबड़ आ जाती है मीडियम, तो उस वक्त जो रिलेटिव जो अफेक्ट होगा फोर्स पर दैट विल बी एफ ई बाई 3। अब इसका मतलब क्या है कि दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान अगर रबर मीडियम आ जाता है और उसका रिलेटिव परमिटिविटी 3 है, तो इसका मतलब है कि दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो 3 टाइम्स कम हो जाएगी। ये है इसका मतलब। इस रिलेशन से हमने ये वाली बात जो है वो ऑब्ज़र्व की है। ऑलराइट, इसको आप नोट करें। ये वाली दो एग्जांपल्स मैंने दी हैं, एक ग्लास की जिसका रिलेटिव परमिटिविटी 5 और एक रबर जिसका रिलेटिव परमिटिविटी 3 है। आप इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलें आगे चलते हैं। एक और रिज़ल्ट इससे जो है वो यहाँ पर हम बनाते हैं, इसी रिलेशन से एक और रिज़ल्ट बनाते हैं। वो ये है हमारे पास कि अगर मैं इसी इक्वेशन को दोबारा लिखता हूँ, एफ ई प्राइम इक्वल्स एफ ई ओवर एप्सिलॉन आर। यहाँ से अगर मैं एप्सिलॉन आर लिखूँ तो ये आता है एफ ई ओवर एफ ई प्राइम। यहाँ से हमारे पास एक और एमसीक्यू या एक और रिज़ल्ट आता है और वो है एप्सिलॉन आर की वैल्यूज़ के हवाले से। और वो ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि एफ ई जो है ये फ्री स्पेस के लिए है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स तब है जब फ्री स्पेस है, और एफ ई प्राइम जो है ये उस वक़्त की इलेक्ट्रिक फोर्स है जब दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान मीडियम है। अब ये बात आप हमेशा याद रखें कि मीडियम की जो फोर्स है, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस व्हेन देयर इज़ अ मीडियम is always less than electric force when there is no medium between point charges. Alright, Fe prime is always less than Fe। ये बात आपने याद रखनी है, या इसको यूँ पढ़ लें कि Fe electric force between two point charges is always greater than electric force between two point charges when there is a medium। अगर ये सिचुएशन है, ये always की सिचुएशन है, ऐसे ही होता है हमेशा, तो इट मीन्स यहाँ से जो रिज़ल्ट हमारे सामने आता है, अब हम यहाँ से जो रिज़ल्ट बना सकते हैं वो ये कि एप्सिलॉन आर जो है इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि ये वाला फैक्टर हमेशा इस फैक्टर से बड़ा है। जो इसकी वैल्यू उससे कम है, ये 5 है, ये 5 से कम है, तो इसको डिवाइड करके जो इसका आंसर है वो हमेशा 1 से बड़ा आएगा। तो ये भी एक पॉइंट हमने नोट किया कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से ग्रेटर होगी। राइट, 2.9, 3, 5, 8, 9, इट इज़ नेवर लेस देन 1। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये भी साथ ऐड कर दूँ, इट कैन बी इक्वल टू 1 फॉर वैक्यूम। अगर हम वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम हैज़ द सेम इफेक्ट एज द फ्री।
फ्री स्पेस, तो उस केस में जो एप्सिलॉन आर है जिसमें एफ ई ओवर एफ ई प्राइम जो है वो अगर हम लें तो बोथ फोर्सेस आर इक्वल, बोथ फोर्सेस आर सेम, तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमेशा जो है डेफिनेटली इक्वल टू 1 होगा। तो एप्सिलॉन आर जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 1। तो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 हो सकती है या 1 से बड़ी हो सकती है। ठीक है, ये भी आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ऑलराइट, अब हम इसकी आखिरी बात की तरफ जाते हैं, और इसकी जो आखिरी बात है वो कूलम्स लॉ में इसकी वेक्टर फॉर्म है, और वो वेक्टर फॉर्म की आप हेडिंग दे सकते हैं इसमें, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q1 और ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q2। दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है वो R है। तो हम इसकी वेक्टर फॉर्म जो है वो बना सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नोटेशंस हैं। यहाँ पर जो मैं नोटेशन लिख रहा हूँ वो ये कि मैं लिखता हूँ F12 राइट वेक्टर, इसको हम यूँ पढ़ेंगे, इसको कहेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय Q2। Q1 पे जो फोर्स लग रही है Q2 की तरफ से, फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय Q2। बिल्कुल इसी तरह से मैं लिखता हूँ F21, उसको हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाय Q1। ठीक है, जो Q1 पे फोर्स लगेगी Q2 की तरफ से दैट विल बी F12, और जो Q2 पे फोर्स लगेगी दैट विल बी F21। फोर्स ऑन 1/2 एंड फोर्स ऑन 2/1। तो ये हम इसको इस नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो फोर्स होती है, कूलम्स फोर्स होती है, ये म्यूचुअल फोर्स है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाती है। तो उसके लिए हमारे पास 2-3 कंडीशंस हैं, अगर वो पूरी हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, या हम कह सकते हैं कि ये म्यूचुअल फोर्स है। और वो जो 3 कंडीशंस हैं वो क्या है, वो भी मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम कहें कि कूलम्स फोर्स जो है वो म्यूचुअल फोर्स है, तो उसके लिए जो 3 कंडीशंस हैं वो ये हैं, जिसमें पहली कंडीशन ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज़ सेम। ये इसकी पहली कंडीशन है। इसका मतलब है कि जितनी फोर्स Q1 Q2 पे लगाता है उतनी ही फोर्स Q2 Q1 पे लगाता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम। ये पहली कंडीशन, ये बिल्कुल पूरी है। कूलम्स लॉ में हम यही पढ़ते हैं कि दोनों फोर्स, जो फोर्स इस पे एक्ट करती है उसका दोनों चार्जेस पे लगने वाला जो अफेक्ट है, जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम। दूसरी कंडीशन ये है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑपोजिट। दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट है। तो यस, यहाँ ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ट्रू, दिस इज़ ट्रू कि Q1 और Q2 की जो डायरेक्शन है दोनों फोर्सेस की वो ऑपोजिट है। बेशक रिपल्शन है तब भी ऑपोजिट है, बेशक अट्रैक्शन है तब भी ऑपोजिट है। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन इज़ फोर्स एक्टिंग ऑन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। फोर्स एक्ट्स ऑन 2 different object means कि not on a single object। तो ये कंडीशन भी यहाँ पे पूरी है। Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है, Q2 Q1 पे फोर्स लगाता है। Q1 and Q2 are 2 independent, 2 different objects। तो yes, this is also true, magnitude of force is same, direction of force is opposite, force acts on 2 different objects। ये तीनों कंडीशंस अगर कहीं भी पूरी हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर जो है ये बनाती हैं। और ये जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसको मुताबिक जो हम कंडीशन बनाते, तो ये तीनों कंडीशंस इसको ओबे करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि कूलम्स फोर्स, हम कह सकते हैं कि कूलम्स फोर्स इज़ अ म्यूचुअल फोर्स, ये कह सकते हैं, या इट मेक्स कूलम्स फोर्स मेक्स एक्शन
रिएक्शन पेयर, ये हम कह सकते हैं। और अगर ये कंडीशंस पूरी होती हैं तो देन मैथमेटिकली हम इस पूरे आइडिया को इस तरह लिख सकते हैं, F12 इज़ इक्वल माइनस F21 या F21 इक्वल्स माइनस F21, दोनों तरह से आप जैसे चाहे लिख सकते हैं। इस तरह रिप्रेजेंट करने का मतलब ये तीनों कंडीशंस जो हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं। F12 F21 मैग्नीट्यूड इज सेम। अब इसमें एक थोड़ी सी कन्वेंशन है कि अगर आपने यहाँ पे वेक्टर साइन डाला है तो मॉडुलस डाल दें, इट मींस मैग्नीट्यूड, और यहाँ भी मॉडुलस डाल दें। अगर ये रहने दें तो इट मींस कि ये तीनों जो कंडीशंस है अभी भी फुलफिल्ड हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यूँ भी लिख सकते हैं, F12 इधर भी लिख सकते हैं और F21 भी इधर लिख सकते हैं, विच मीन्स मैग्नीट्यूड इज सेम, बोथ हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। तो कूलम्स लॉ की जो वेक्टर फॉर्म है वो अगर हम लिखें K की फॉर्म में तो वो होगा F12 वेक्टर इक्वल्स K की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं। अगर K की वैल्यू लिखनी है तो आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब याद रखें एप्सिलॉन नॉट मीन्स हम यहाँ पे फ्री स्पेस मेंशन कर रहे हैं, तो अब उसके साथ Q1 Q2 ओवर R², ये इस F12 फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा और उसकी डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पर R12 उसी सेंस में एक वेक्टर यूज़ करते हैं जो कि यूनिट वेक्टर होगा और इस F12 की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देगा। इसी तरह हम F21 भी लिख सकते हैं, उसमें मैग्नीट्यूड यही होगा, तो हम लिख सकते हैं F21 वेक्टर इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R² R21 यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर हम दोनों फॉर्म्स में आप देख सकते हैं कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और जो यूनिट वेक्टर्स हैं दोनों की डायरेक्शन जो है वो डेफिनेटली ऑपोजिट होगी। तो ये इसकी कूलम्स लॉ की जो मैथमेटिक वेक्टर फॉर्म है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आके हमारा जो कूलम्स लॉ है वो कंप्लीट होता है। तो मैंने कोशिश की है कि तमाम पॉइंट्स को थोड़े टाइम के अंदर, जितना भी टाइम है उसके अंदर कवर करूं। अगर आप लोगों को इसमें कोई क्वेश्चन आप लोगों ने पूछना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन लिख सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उसके जो है वो आंसर दूं, उसको रिप्लाई करूं। आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है वो थोड़े से टाइम में सारे पॉइंट्स में समझ आ गया होगा। ये हमारा लेक्चर 1 है। इंशाल्लाह इसके बाद हम लेक्चर 2 जो है वो भी आप देख सकते हैं इसके बाद। तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपको इसकी कितनी समझ आए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।